नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में वही उस खास मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई और ये कहा जा रहा है कि इसमें मायावती एक बड़ा रोल निभा सकती है। मायावती जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक पर अपने कब्जे को जमा रखी है, हालांकि इस समय उनकी राजनीतिक सक्रियता कई बातों को कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से दिखाती है और ये बताती भी है कि वो बीजेपी के खिलाफ क्या उसी मुखरता के साथ अभी भी आवाज़ बुलंद कर रही है। इस पर संदेह भी है। कई बार विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर आरोप भी लगाए, लेकिन इस बीच जो एक नया चेहरा उभर करके सामने आया चंद्रशेखर आजाद का, क्या उस चेहरे के साथ मायावती जाना पसंद करेंगे और क्या उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक स्थिति बन पाएगी? ये तमाम बड़े सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए आंशी मौजूद है। इनसे ये तमाम सवाल लेंगे और आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से मामला समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अब जो विपक्षी खेमा बेंगलुरु में आज बैठक कर रहा है, इससे पहले पटना में हुई, लेकिन मायावती नदारद है, मायावती कहीं नजर नहीं आती। पहला प्रश्न मेरा यही है कि मायावती को नहीं बुलाया जाना, क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है या फिर वही कारण जो लगातार हम सुनते चले आ रहे हैं कि वो भाजपा से मिली हुई है या डरी हुई है? ईडी सीबीआई का इस्तेमाल लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। बिल्कुल, ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त जो है वो डरी हुई हैं और कई ऐसे विपक्षी पार्टियों में नेता भी हैं, मजबूत नेता हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना होता है, तमाम विपक्षी पार्टियों को कहना होता है कि ईडी सीबीआई जिस तरीके से यहाँ पर दुरुपयोग कर रही है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएगा। लोगों को डर है, नेताओं को डर है कि कहीं उनके घर भी ईडी ना पहुंच जाए, कहीं उनका भी यहाँ पर जो है गिरफ्तारी ना हो जाए। तो ये तमाम सवाल हैं, इसको लेकर के लगातार मोदी सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मायावती की अगर बात की जाए, मायावती और चंद्रशेखर रावण यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मायावती के साथ अगर वो गठबंधन कर लेते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुनाफा उनको चुनाव के मद्देनजर होता हुआ नजर आएगा। वो पहले भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, हालांकि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं योगी आदित्यनाथ को अकेले चुनौती दूंगा, लेकिन जिस तरीके से वो अकेले चुनौती देने के लिए आगे आए हैं, मुझे लगता है कि अगर मायावती का साथ उनको मिल जाता है तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुछ परसेंट जो यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि उनको नुकसान जरूर होता हुआ नजर आएगा वोट बैंक में। कहीं ना कहीं दलितों का वोट बैंक जो है वो उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चंद्रशेखर रावण के लिए भी और मायावती के लिए भी। तो यहाँ पर अगर उनका दोनों का गठबंधन हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ के वोट बैंक में कुछ कमियां जरूर आएंगी। बिल्कुल, जो है दलित वोट बैंक का एकत्रित होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत का बड़ा कारण बन सकता है, लेकिन हम उस सवाल पर अब लौटेंगे जिसको लेकर बीते कुछ हफ्ते पहले जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, देश की सियासत में जो है कहीं ना कहीं बेचैनी पैदा हो गई थी। जैसे ही सहारनपुर के उस देवबंद कस्बे में जो है चंद्रशेखर रावण पर हमला होता है, उसके बाद तांते लग जाते हैं, लोग जो है उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार जो हैं उनके लिए ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, उनके घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच मायावती का उस ढंग से जो है आप कह सकते हैं कि उत्साह या प्रतिक्रिया नजर नहीं आती है। तो क्या मायावती दरअसल इस बात को भांप चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर आजाद का जो राजनीतिक कद है वो बढ़ता है तो वो उनके लिए एक चुनौती जो है पैदा करेंगे और कोई भी नेता जो लगभग कई दशकों से जो है अपनी राजनीतिक जमीन को समतल किया हो, वो नहीं चाहेगा कि उसके मध्य मुकाबिल कोई और चेहरा तैयार हो, क्योंकि अगर उसी समाज से कोई नया चेहरा नेता बनकर पैदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो वोट बैंक बटेगा और आपकी बादशाहत को एक बड़ी चुनौती होगी।
क्या ये मन में है मायावती की, और क्या इस वजह से ही जो है उन्होंने उन पर अटैक होने के बाद उस तरीके से इस मामले को जो है ज्यादा तवज्जो नहीं दी? देखिए, चंद्रशेखर रावण पर जब हमला हुआ था तो साफ तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां उनके फेवर में बोलती हुई नजर आ रही थी, उनके पक्ष में बयान दे रही थी। लेकिन मायावती का जब बयान सामने नहीं आया तो साफ तौर पर ये देखा गया कि उनको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा। उनके लिए ये कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर रावण एक बहुत ही बड़े नेता है और जिस तरीके से वो दलितों का वोट बैंक अगर यहाँ पर मायावती के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, तो कहीं ना कहीं मायावती को ये एहसास हुआ कि चंद्रशेखर रावण के मामले में अगर वो बयान नहीं देती हैं तो दलितों का वोट बैंक उनके हाथ से छिन जाएगा। तो साफ तौर पर वो बयान देती हैं और इसके बाद उनका ये कहना रहता है कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर वो सवालिया निशान खड़े करती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती गिरती हुई नजर आई। दूसरा सवाल आपका ये था कि मायावती अगर चुनाव में उतरती है चंद्रशेखर रावण के साथ तो कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि दलितों का जो वोट बैंक है वो उनसे नाराज हो जाएगा। तो देखिए, मायावती से जो है दलितों का वोट बैंक अभी ही नाराज चल रहा है। अगर वो गठबंधन कर लेती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी डर सता रहा है कि चंद्रशेखर रावण का जो दबदबा है वो मायावती से फिलहाल ज्यादा है। तो उनको इसी बात का डर है कि अगर गठबंधन कर लेती है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल धरातल से गायब होती हुई नजर आए। अगर जो है इस मामले को इस ढंग से समझने का प्रयास करें कि अभी जो है बीते जो है कुछ दिनों में, हफ्तों में जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पेशाब कांड हो या फिर उसके बाद एक सोनभद्र से जो वीडियो वायरल हुई, उस पर तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन उसमें जो बढ़ चढ़ करके जो एक समाज का नेतृत्व करने के नाते कोई भी नेता कहीं ना कहीं जो इस मामले को बढ़ चढ़ करके उठाता है और अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने का जो है मादा रखता है, तो इसमें क्या चंद्रशेखर रावण जो है वो बाजी मार गए? क्योंकि उन्होंने सोनभद्र वाले मामले भी जो है उस ढंग से जो है पुरजोर तरीके से जो आवाज़ बुलंद की, लेकिन उस मामले में मायावती उस जो है तरीके से अपने विरोध को दर्ज नहीं करवा पाई। हालांकि लोगों को ये उम्मीद थी कि मायावती इस पर केंद्र की सरकार से या फिर कहें कि जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोई ना कोई मुतालबा करेगी कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी। कार्रवाई तो सरकार ने की, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो देश में एक राजनीति का सिलसिला हम लगातार देखते हैं कि जो जिस वर्ग का नेतृत्व करता है वो कहीं ना कहीं उन बातों को या उस समाज से हुई जो है गलतियों को जो है जानबूझ करके उठाने की कोशिश करता है। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद जो गोलीकांड हुआ या फिर अब जो छिटपुट घटनाएं हम देख रहे हैं इस समय, उसको जानबूझ करके प्रमुखता से उठा रहे हैं ताकि कम से कम समाज के भीतर उनका अस्तित्व जो है वो और ज्यादा उभर करके सामने आए? ये क्या मायावती भांप चुकी है और यही वजह है कि दिल्ली में उन्होंने डेरा डाल दिया है और आने वाले चारों विधानसभा के जो चुनाव अलग अलग राज्यों में उस पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है। तो इसको आप किस ढंग से देख रही हैं? देखिए, चंद्रशेखर रावण पर जब जानलेवा हमला हुआ तो ना केवल उनके समर्थक बल्कि उत्तर प्रदेश की काफी तादाद में ऐसी जनता है जो चंद्रशेखर रावण के समर्थन में बोलती हुई नजर आई और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरती हुई नजर आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवालिया निशान पहले भी खड़े हो चुके हैं। जब अतीक अहमद वाला कांड हुआ था, इससे पहले भी ऐसे कई कांड हो चुके हैं जिसको लेकर के कटघरे में खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ। तो चंद्रशेखर रावण अगर इस मुद्दे को तूल बना रहे हैं और अगर इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिस तरीके की कानून व्यवस्था अच्छी बताते हैं योगी आदित्यनाथ, वो दावा करते हुए नजर आते हैं कि अपराधियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, वो बुलडोजर चला रहे हैं और अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, तमाम बातें और तमाम दावे करते हुए नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन किस तरीके से उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं ये सबके सामने है आज, और यही चीज जो है वो चंद्रशेखर रावण भाप चुके हैं और आने वाले चुनाव में वो इसी के मद्देनजर जो है आगे काम करते हुए भी नजर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में अगर इसका फायदा चंद्रशेखर रावण को होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल जो है लगातार उनके द्वारा जो है एक तरीके से जमीन तैयार की जा रही राजनीतिक तौर पर। कई अलग अलग राज्यों में वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जनता इन बातों को कितना परख रही है, जनता कितना उनको सम्मान देगी, नतीजों के तौर पर उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत करके लोकसभा में पहुंचती है, इन तमाम बातों का इंतजार रहेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।